गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्विकली ज्वाइन करो सेशन बाबू। ओह शिट। क्विकली ज्वाइन करो, क्विकली ज्वाइन करो। ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? ऑडियो वीडियो क्लियर है? ओके। लास्ट क्लास में हम लोग साथ चेजिंग को इंट्रोड्यूस किया था ना, चेजिंग इन काइनेमेटिक्स, है ना। चेज कैसे किया जाता है, चेजिंग कैसे होता है, किस तरीके के क्वेश्चंस चेजिंग रिलेटेड आते हैं, क्या क्या चीज़ें उनमें पूछी जाती हैं, आज इनको करेंगे। आज मोस्ट प्रोबेबली आपका काइनेमेटिक्स आज कंप्लीट हो जाएगा, है ना। काइनेमेटिक्स कंप्लीट हो जाएगा। कल से हम लोग केमिकल बॉन्डिंग के कुछ लेक्चर्स बचे हैं, पहले उनको कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों में नए नए चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है ना, बहुत अच्छे लेवल के प्रॉब्लम्स होते हैं, इनको देखो कैसे करते हैं ना। थोड़े अनकॉमन प्रॉब्लम्स है, जनरली आपको ये सब टेक्स्ट बुक्स में नहीं मिलते। बहुत स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स जो होते हैं उनमें आपको इस तरीके के कुछ प्रॉब्लम्स मिल सकते हैं। क्लियर है क्या? आगे बढ़े, स्टार्ट किया जाए। चलो। तो पिछले बार हम आपको चेजिंग के बारे में कुछ बताए थे, है ना। हम आपको बताए थे कि जब आप रिलेटिव वेलोसिटी यूज करते हैं तो उसके दो कंपोनेंट आते हैं, एक पैरेलल वाला कंपोनेंट और एक परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट। पैरेलल वाले कंपोनेंट से दो चीजें नजदीक आती हैं, दो पार्टिकल्स, दो बॉडीज नजदीक आती हैं। और जो परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट होता है वो बेसिकली एंगुलर वेलोसिटी देता है। जिनको ये बेसिक चीज़ों में डाउट है वो प्लीज़ लेक्चर नंबर 27 देख लीजिए, उसके बाद ही आप लेक्चर नंबर 28 में कुछ भी समझ पाएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, प्रॉब्लम करते हैं। मान लेते हैं कि मेरे पास एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ऐसा, ठीक है। ये मेरे पास एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है और इसके वर्टिसेस पे यहाँ पे तीन पार्टिकल्स रखे हैं। इसके लेंथ को एल बोल दिया जाए। दिस इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, तीनों साइड्स इक्वल होंगे लेंथ एल के। इसके तीन वर्टिसेस पे या तीन कॉर्नर्स पे तीन पार्टिकल रखा गया है। हर पार्टिकल का जो वेलोसिटी है वो ऑलवेज दूसरे वाले पार्टिकल के तरफ है ना। जैसे अगर आप ध्यान से देखो तो इसका वेलोसिटी इसके तरफ है, इसकी वेलोसिटी इसके तरफ है और इसकी वेलोसिटी इसके तरफ है, ऐसा, है ना। सबकी मैग्नीट्यूड वी है, ये वी है, ये वी है, ये वी है। मैग्नीट्यूड जो है वो सबका वी है, मतलब पार्टिकल्स आर मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। डायरेक्शन चेंज कर रहा है ना, डायरेक्शन चेंज करता जाएगा लेकिन मैग्नीट्यूड हमेशा सेम रहेगा, है ना। तो आप लिख सकते हो कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी वो है, वो कांस्टेंट है ना। और वो हमने वी मान लिया है कि ये वी है, ठीक है। तो हो क्या रहा है समझना, ठीक है। जैसे अब जब टाइम t इज इक्वल टू 0 का सिचुएशन होगा तो ये कुछ डायग्राम इस तरीके का दिखेगा। इस समय तीनों पार्टिकल अपने अपने कॉर्नर पर प्रेजेंट होंगे, है ना। और कॉर्नर पर प्रेजेंट होंगे तो ये इसके तरफ, ये इसके तरफ, ये इसके तरफ। कंडीशन एक ये है कि जो भी पार्टिकल्स हैं उनका जो मोशन का डायरेक्शन है वो हमेशा दूसरे पार्टिकल के तरफ है ना। आप लिख सकते हो कि कंडीशन ये है क्वेश्चन का, और ये चेजिंग का एक नॉर्मल कंडीशन भी है, क्योंकि अगर आप किसी चीज़ को चेज करना चाहते हैं तो आपकी वेलोसिटी हमेशा उस बॉडी के तरफ होनी चाहिए, है ना। अगर हम किसी चीज़ को चेज कर रहे हैं ना, अगर हम किसी चीज़ को चेज कर रहे हैं तो मेरी वेलोसिटी की डायरेक्शन हमेशा उस बॉडी के तरफ होनी चाहिए, है ना। आपका बॉडी इस तरफ भागे, हम इस तरफ भागने लगे तो चेज होगा क्या? कभी हम उसको पकड़ पाएंगे क्या? नहीं पकड़ पाएंगे। तो कंडीशन यही है कि वेलोसिटी वेक्टर इज ऑलवेज डायरेक्टेड, towards the other particle, है ना। जैसे इस वाले पार्टिकल का वेलोसिटी हमेशा इस वाले पार्टिकल के तरफ होगा, इस वाले वेलोसिटी इस वाले पार्टिकल का वेलोसिटी हमेशा इस वाले पार्टिकल के तरफ होगा, और इस वाले पार्टिकल की वेलोसिटी हमेशा इस वाले पार्टिकल के तरफ होगी। तो सब एक दूसरे के तरफ ही मूव कर रहे होंगे, ठीक है। तो कभी ना कभी आकर तो ये कोलाइड करेंगे, है ना। सिचुएशन किस तरीके का होगा देखो, हम थोड़ा तुमको एनालाइज कराते हैं।
ये तो टाइम t इज इक्वल टू 0 का सीन था, है ना। एक और हम डायग्राम बना लेते हैं ताकि आपको चीज़ें और बेटर अंडरस्टैंडिंग समझ में आए, है ना। किसी लेटर टाइम t पर अगर हम चले, है ना, एट t इज इक्वल टू से t1, किसी लेटर टाइम t1 पर अगर हम चले तो ये पार्टिकल कुछ डिस्टेंस आगे आ गया होगा, ये भी कुछ आगे बढ़ गया होगा, ये भी कुछ आगे बढ़ गया होगा, है ना। तो हम मान लेते हैं कि ये जो पार्टिकल्स हैं ये यहाँ पर आ गया होगा, ये यहाँ पर आ गया होगा और ये यहाँ पर आ गया होगा, है ना। इस डिस्टेंस को हम वी टी बोल सकते हैं। दिस डिस्टेंस विल बी वी टी, वी टी वन, सॉरी, टी वन टाइम, है ना। कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहे हो तो टी वन टाइम में इतना ही डिस्टेंस कवर करोगे, मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है ना। ये चीज़ है। यानी इस समय अगर आप ध्यान से देखो तो आपको ये कुछ इस तरीके का दिखेगा, है ना। इस तरीके का ये दिखेगा। कुछ समय के बाद ये पार्टिकल आ गया, लेकिन कंडीशन जो है, कंडीशन ये है कि जो पार्टिकल का वेलोसिटी है वो हमेशा दूसरे वाले पार्टिकल के तरफ है। तो इस समय के बाद जो वेक्टर्स हैं वो अपना डायरेक्शन चेंज कर लेंगे। अब ये वेलोसिटी वेक्टर इसका इस तरफ, इसका इस तरफ और इसका इस तरफ हो जाएगा। कुछ समय के बाद सिचुएशन और बदलेगा। तो हम मान लेते हैं ये पार्टिकल यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया और ये यहाँ आ गया, ठीक है। तो ये बाबू आपको कुछ ऐसा दिखेगा, सॉरी, ये आपको कुछ ऐसा दिखेगा इस तरीके से, है ना। इस तरीके से जो पार्टिकल्स हैं, आप देखो किसी भी एक पार्टिकल को ऑब्जर्व करो। ये पार्टिकल यहाँ से चल के यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर और कहीं आएगा। अब अगला जो वेलोसिटी वेक्टर होगा वो इस वाले के अलोंग होगा, क्योंकि अब ये वाला पार्टिकल इधर आ गया तो इसको तो इसके तरफ ही मूव करना है, तो इसका ये हो जाएगा वेलोसिटी वेक्टर। इसको इसके तरफ मूव करना है तो ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा। तो सिमिलरली आप समझ रहे हो, फिर एक और ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट होगा। तो तुम किसी एक पार्टिकल का पाथ देखो कि वो कैसे जा रहा है। तो इस तरीके से देखो, एक कर्व्ड पाथ जा रहा है। अगर आप इसको ज्वाइन करोगे तो ये आपको एक कर्व्ड पाथ दिखेगा, एक कर्व्ड पाथ दिखेगा, ठीक है। हम देखो तुमको एक बहुत अच्छा एनिमेशन दिखाते हैं, तुमको और क्लियर हो जाएगा कि चीज़ें कैसे चलेंगी, ठीक है। ठीक है, यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप देख सकते हो। ये देखो, ए बी सी आर थ्री पार्टिकल्स फॉर्मिंग द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल ऑफ साइड एल। पार्टिकल्स मूव विद अ कांस्टेंट स्पीड वी नॉट, इसमें वी नॉट लिया, मैंने वी लिया है। ए ऑलवेज हैज इट्स वेलोसिटी अलोंग ए बी, बी अलोंग बी सी एंड सी अलोंग सी ए। फाइंड, जो भी चीज़ें निकालनी है वो आगे देखो, ठीक है। देखो, ये ट्रायंगल्स हैं ये इस तरीके से श्रिंक कर रहे हैं, देख रहे हो। और ये पार्टिकल मूव करते 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 यहाँ पर आकर कहीं मिल रहा है, ठीक है। एक बार देखो, मोशन देखो, मोशन देखो। ये वाला हमेशा इसके तरफ मूव कर रहा है, ये इसके तरफ और ये इसके तरफ, देखो। और कभी ना कभी किसी एक टाइम पर आके ये सब मिल जाएंगे, है ना। तो इस तरीके का ये मोशन है, ठीक है। तो आप देख रहे थे ना, इस तरीके का मोशन है। तो ये पता है कैसा दिखेगा कुछ समय के बाद, ये सारे जो हैं वो एक जगह पर आकर ऐसे मिल जाएंगे। जैसे ये पार्टिकल यहाँ पर था, ये पार्टिकल यहाँ पर था, ये पार्टिकल यहाँ पर था। मोशन समझना ज़रूरी है, तभी तो आप कर पाओगे ना चीज़ें आगे, ठीक है। तो आप अगर ध्यान से देखो तो आप एक ऐसे पहुंच रहा है, दूसरा भी है वो कुछ दूसरे कलर से बना। ये मान लो आपका कुछ, अरे यार, ये आपका कुछ ऐसे पहुंच रहा है, ठीक है। और एक और ले लो, एक जो है वो आपका कुछ ऐसे पहुंच रहा है। तो ये सारे पार्टिकल्स जो हैं
वो इस तरीके से आके हम मूव करेंगे, और ये जो पॉइंट होगा दिस विल बी द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल। इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो ट्राइंगल का सेंटर तो यही होता है, तो ये सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल पर। हेलो। हाँ मैम। हाँ हाँ, बस जा ही रहे वो लोग। नहीं, पापा जा रहे हैं। ठीक ठीक। है ना, तो इस तरीके से ये पार्टिकल्स जो हैं वो एक दूसरे के तरफ चलेंगे और चलते चलते फाइनली एक पॉइंट पर मीट कर जाएंगे, है ना। तो आप बताओ, ये तो मिलेंगे तो सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल पे, इक्विलैटरल इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो सेंट्रॉइड होगा वो तो आप निकाल सकते हो। लोकेशन का बात तो पता चल गया, ये है लोकेशन। मिलेंगे तो लोकेशन, लोकेशन पता चल गया। अब यहाँ पे चीज़ें कैलकुलेट करनी है, किस तरीके से कितने समय पर मिलेंगे, इन पार्टिकल्स का एक्सेलरेशन क्या होगा। ये जो पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक चल रहे हैं तो ये कर्व्ड पाथ पे चल रहे हैं, कर्व्ड पाथ पे चल रहे हैं ना, ये यहाँ से यहाँ तक एक कर्व्ड पाथ पे चल रहे हैं। तो आप इसका इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी बताइए कि ये कौन सा इक्वेशन होगा, इस पाथ का क्या इक्वेशन होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको निकालनी है, पहले अच्छे से एनालाइज कर लो और समझ लो कि तुमको ये मोशन समझ में आया या नहीं आया, तब आगे बढ़ेंगे। जैसे बता रहे हैं बाबू वैसे सीखने और समझने की कोशिश करना। लेक्चर नंबर 27 में, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस किया था कि कैसे हम लोग निकालते हैं चीज़ों को, उसी को लेकर के आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ठीक है, चलो। अब अगर थोड़ा सा एनालाइज किया जाए, एक पार्ट को उठा लेते हैं यहाँ से, एक लाइन को उठा लेते हैं ऐसे। ठीक है, इसको मान लो उठा लिया, ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो ये ए हो गया, ये बी हो गया। एक पार्टिकल यहाँ पर है, एक पार्टिकल यहाँ पर है। इसकी वेलोसिटी जो है वो उस डायरेक्शन में है v की, और इसकी वेलोसिटी जो है वो इस डायरेक्शन में है v की, लेकिन ये एंगल 60 डिग्री है, तो इसका एक कंपोनेंट आएगा इधर v cos 60 डिग्री, दैट विल बी इक्वल टू v/2। और एक इधर आएगा, दिस विल बी, सॉरी यहाँ नहीं, इसके परपेंडिकुलर इस तरफ, ऐसा, है ना। दिस विल बी v sin 60 डिग्री, v sin 60 डिग्री। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था अभी ये जो लेंथ है इनके बीच का l है, लेकिन सम आपको नहीं लग रहा कि ये दोनों पार्टिकल, ये वाला जो कंपोनेंट है वेलोसिटी का, ये पैरेलल वाला कंपोनेंट है, दिस इज v पैरेलल एंड दिस इज v परपेंडिकुलर, है ना। ये पैरेलल वाले वेलोसिटी से ये दोनों पार्टिकल एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं, देखो b a के तरफ जा रहा है, a b के तरफ आ रहा है, तो इससे ये नजदीक आएंगे। और v sin 60, v परपेंडिकुलर वाला जो कंपोनेंट है इससे ये रोटेट करेंगे, है ना। तो आप यहाँ से लिख सकते हो कि आपका जो v पैरेलल आएगा वो कितना होगा, v/2 प्लस v, दिस विल बी इक्वल टू 3v/2। और v परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, v परपेंडिकुलर विल बी √3v/2। ठीक है, ये v/2 और ये v ऐड होके v3v/2 हो गया, और v sin 60 √3/2 दैट इज √3/2। इस ये जो होगा दिस विल बी माइनस ऑफ dr/dt एंड दिस विल बी d θ/dt, है ना। मतलब एज अ फंक्शन ऑफ डी थीटा, ये v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू इसमें r भी मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, r इंटू v इज इक्वल टू ओमेगा r होता है ना, तो डी थीटा बाई डी टी इंटू आर। तो ये दो फंक्शंस हैं, ये दो इक्वेशंस हैं, सबसे बेसिक इक्वेशंस हैं जिनको यूज़ करके हम लोग आगे अपनी सारी चीज़ें निकाल सकते हैं, जिनको यूज़ करके हम लोग अपनी सारी इक्वेशंस जो है वो आगे निकालेंगे। यहाँ तक सबको समझ में आ गया, किसी को कोई दिक्कत है बोलो, कमेंट कर लो अगर प्रॉब्लम है तो बाबू, है ना। आज का प्रॉब्लम थोड़ा और आराम आराम से समझेंगे क्योंकि थोड़ा अच्छे लेवल के प्रॉब्लम्स है ना, 2-3 टाइप के प्रॉब्लम्स है, आपको करा देंगे, हो जाएगा आपका काम। अच्छे से देख लो पहले, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत। ठीक है, चलो। तो पहला चीज मान लो हमको इसमें निकालना है ना, पहला चीज जो हम निकालना चाहते हैं, टाइम ऑफ मीटिंग निकालना चाहते हैं।
कितने समय के बाद ये पार्टिकल जो हैं ये मिल जाएंगे। ठीक है, तो मिलाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो पूरी की पूरी वी पैरेलल की है, उसमें वी परपेंडिकुलर का तो कोई रोल नहीं होगा क्योंकि वेक्टर्स आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। तो यानी कि सिचुएशन अगर एक बार फिर यहाँ बना लें क्योंकि हम लोग को इसका जरूरत पड़ेगा। दिस इज वन पार्टिकल, दिस इज अनदर पार्टिकल, एक की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में कुछ, इसकी वी नॉट बाई टू है, इसकी तो पूरी की पूरी वी नॉट है, और एक यहाँ से इसके परपेंडिकुलर आएगा, दिस विल बी रूट थ्री वी नॉट बाई टू। अच्छा हम लोग तो वी माने हैं ना, अरे कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी ले लो। दिस इज वी, दिस इज वी बाई टू, एंड दिस इज रूट थ्री वी बाई टू, है ना। हम मान लेते हैं कि ये किसी टाइम टी, किसी लेटर टाइम टी पर बना हुआ है ना, ये किसी एट एनी टाइम टी बना हुआ है। ये टाइम टी इज इक्वल टू जीरो का कंडीशन नहीं है, कुछ समय बाद का है, तो हम मान सकते हैं कि इनके बीच का ये डिस्टेंस एक्स है ना। और एक्स की वैल्यू जीरो, एक्स की वैल्यू जो है वो एल हो जाएगी एट टी इज इक्वल टू जीरो, और एक्स की वैल्यू जीरो हो जाएगी एट टी इज इक्वल टू टी एम। टी एम मतलब मीटिंग टाइम में, है ना। जब स्टार्ट होगा तो इन दोनों पार्टिकल्स एक दूसरे से एल डिस्टेंस पर होंगे, और जब किसी समय पर ये दोनों एक दूसरे से मिल गए होंगे तो उस समय पर इन दोनों पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ से बढ़ सकते हैं आगे। तो हम लोग अभी पैरेलल लिखे थे, माइनस ऑफ डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू वी पैरेलल, दैट विल बी इक्वल टू थ्री वी नॉट बाई टू। ठीक है, तो हम इसको माइनस ऑफ डी आर इज इक्वल टू थ्री वी नॉट बाई टू इंटू डी टी। ठीक है, सही है। यहाँ लिमिट पुट करो, टाइम की वैल्यू जब जीरो थी तो आर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है ना। आर जो होता है, व्हाट इज आर, आर इज डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स, डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स, प्लीज रेफर लास्ट क्लास। टाइम की वैल्यू जीरो थी तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस एल था, किसी लेटर टाइम टी पर मान लेते हैं इन दोनों के बीच का डिस्टेंस एक्स है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू माइनस आर, और ये हो जाएगा एल से एक्स इज इक्वल टू थ्री वी नॉट बाई टू, तो कांस्टेंट ही है, सब बाहर ही निकल जाएगा, और डी टी का इंटीग्रेशन टी, और लिमिट पुट होगा जीरो से टू। यहाँ पुट करोगे दिस विल बी एल माइनस एक्स इज इक्वल टू थ्री वी नॉट टी बाई टू, थ्री वी नॉट टी बाई टू। ठीक है, तो L माइनस एक्स इज इक्वल टू हो गया, तो x की वैल्यू आप निकाल सकते हो यहाँ से, x की वैल्यू विल बी L माइनस थ्री पी नॉट टी बाई टू। ये एक जनरलाइज्ड इक्वेशन आ गया, दिस इज अ जनरलाइज्ड इक्वेशन। आपको किसी भी समय पर इन दोनों पार्टिकल्स के बीच का डिस्प्लेसमेंट चाहिए वो मिल जाएगा, या किसी भी मान लो आप बोलो कि इन दोनों पार्टिकल्स के बीच का डिस्प्लेसमेंट जो है वो L बाई टू हो गया, तो कितना समय लगेगा, तो आप यहाँ पे पुट कर सकते हो, है ना। तो हम लोग को निकालना है कितने समय पर मीट करेगा, तो जितने समय पर मीट करेगा एट मीटिंग पॉइंट x की वैल्यू जीरो हो जाएगी और t की वैल्यू tm हो जाएगी, है ना। तो आप यहाँ पे पुट कर सकते हो जीरो L माइनस थ्री वी नॉट बाई टू इंटू टी एम, तो यहाँ से आ जाएगा थ्री वी नॉट टी एम बाई टू इज इक्वल टू एल, तो टी एम विल बी इक्वल टू टू एल बाई थ्री वी नॉट। यानी इतने समय के बाद ये दोनों पार्टिकल जो हैं वो एक दूसरे पे मिल जाएंगे, ये जो मिल रहे हैं ये इतने समय के बाद मिलेंगे। मान लो तुमको निकालना होता at what time distance between them becomes L बाई टू। L से चालू हुए थे L बाई टू, तो x की वैल्यू L बाई टू पुट कर सकते हो, तो ये L बाई टू इक्वल टू L माइनस थ्री वी नॉट टी बाई टू, तो ये इधर आ जाएगा, दिस विल बी थ्री वी नॉट टी बाई टू, L में से L बाई टू जाएगा तो L बाई टू बचेगा, तो यहाँ से टाइम आ जाएगा L बाई थ्री वी नॉट, दैट इज आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से ये एक जनरलाइज्ड इक्वेशन हो गया ना, दिस इज अ जनरलाइज्ड इक्वेशन, जिस समय भी चीज़ें जो भी पूछे आप आराम से निकाल सकते हो।
तो आपको अच्छा है ना, आप ऐसी चीज़ें निकालने के लिए पूछो जो सिर्फ एक कंडीशन के लिए नहीं बल्कि हर कंडीशन के लिए वैलिड हो। दिस इज अ जनरलाइज्ड इक्वेशन। बोलो पहला पार्ट आराम आराम से करेंगे। पहला पार्ट कितने लोग को समझ में आ गया? कितने लोगों को ये मोशन समझ में आ गया कि ये मोशन किस तरीके का है? ठीक है, इसको निकालने का एक शॉर्टकट तरीका भी है ना, वो भी सीख लो। मान लो एग्जाम में आ गया, लेकिन आपको ये चीज़ आना चाहिए क्योंकि ये चीज़ आपको आगे बहुत सारी चीज़ों में इसी क्वेश्चन में निकालने में हेल्प करेगा। शॉर्टकट के लिए तो बस आप इतना बता लो कि आपको तो पता है कि ये दोनों एक दूसरे के नज़दीक आएंगे कितने वेलोसिटी से, 3v0/2 से या 3v/2 से, और इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, l। तो आपको पता है, आप आराम से रिलेटिव के मोशन से लगा सकते हो। आप इस पे जाके बैठ जाओगे तो ये रेस्ट पे आ जाएगा, इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में 3v/2 हो जाएगी। तो ये l डिस्टेंस कितने समय में कवर कर लेगा? तो टाइम विल बी इज इक्वल टू, आप डिस्टेंस बाई स्पीड कर सकते हो, है ना। आप इस पे जाके बैठ जाओ तो ये चीज रेस्ट पे आ जाएगा, और इसको आप पलट कर दे दोगे तो v/2 और v ये चलेगा इसके तरफ विद वेलोसिटी ऑफ 3v/2। तो आपका आंसर आ जाएगा l डिवाइडेड बाई 3v/2, दैट इज 2l/3v। जो यहाँ से आया है, कहाँ गया यार, हाँ, जो यहाँ से आया है वही यहाँ से आ रहा है ना। तो ये आप शॉर्टकट है एक, इसको भी याद रखो, है ना। अगर टाइम वाइम पूछे बस तो आप आराम से ये भी कर सकते हो, हाँ, लेकिन आपको ये चीज़ें आनी चाहिए। चलो, तो इतना तो पता चल गया। अब ये जो वेलोसिटी है, मतलब ये जो पूरा चीज़ है, ये ऐसे रोटेट भी करेगा, इसका काम है रोटेट कराना। तो इसका जो ओमेगा लिखा जाएगा, जिसको आप d θ/dt लिख सकते हो, d θ/dt लिख सकते हो, वो किसके बराबर हो जाएगा? दिस विल बी v परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई x। किसी भी समय पर इनके बीच का डिस्टेंस कितना होगा? किसी भी समय पर इनके बीच का डिस्टेंस कितना होगा, हम x मान लेते हैं। तो ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी √3v0/2x। देखो, √3v0/2x, है ना। आपको ये जानकर अच्छा लगेगा कि ये आपका क्या आया, दिस इज एंगुलर स्पीड, है ना। एंगुलर स्पीड मतलब जिस स्पीड से वो रोटेट कर रहे हैं ना, देखो यहाँ पे ये जो पूरा फ्रेम है ये ऐसे नहीं रोटेट कर रहा है ऐसा, तो जिस स्पीड से ये रोटेट कर रहा है वो ये चीज़ है। लेकिन ये जो है ये कांस्टेंट नहीं है, दिस इज अ वेरिएबल। ये वेरिएबल है। क्यों वेरिएबल है? क्योंकि यहाँ पर x वेरिएबल है। अगर आप टाइम t इज इक्वल टू 0 पर निकालोगे तो x की वैल्यू l आ जाएगी। तो यानी ओमेगा इनिशियल कितना हो जाएगा, √3v0/2l। आप मीटिंग पॉइंट पे निकालोगे, है ना, तो एट t इज इक्वल टू tm कर दोगे तो x तो 0 हो जाएगा, तो ओमेगा विल टेंड्स टू इनफाइनाइट। मतलब इसकी ओमेगा जो है वो समय के साथ इंक्रीज करती जाएगी, और जिस समय पर ये मीट करेगा, जिस समय पर ये मीट कर रहा है उस समय इसकी एंगुलर वेलोसिटी बहुत ही ज़्यादा होगी, है ना, इनफाइनाइट होगी। ये जो ओमेगा है ना, इसकी जैसे जैसे ये एक दूसरे के नज़दीक आते जाएंगे, इसका ये जो घूमने का स्पीड है वो बढ़ता जाएगा। देखो ऐसे धीरे धीरे चालू होगा, लेकिन इसका स्पीड धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, और जिस समय पर ये मीट करेगा उस समय लगभग इसका एंगुलर वेलोसिटी जो है वो इनफाइनाइट हो जाएगा। बोलो क्लियर है क्या? बहुत बहुत तेजी से घूमेगा। तो ये आप इससे ये भी कमेंट कर सकते हो कि अगर एंगुलर वेलोसिटी इनफाइनाइट हो गया तो आपसे पूछेगा कि कितना एंगल रोटेट हुआ, तो ये भी इनफाइनाइट हो जाएगा। एंगल रोटेट टिल मीटिंग, है ना। दोनों मिलने से पहले, मतलब कोलाइड करने से पहले या मिलने से पहले कितना एक पार्टिकल कितना एंगल रोटेट कर रहा है, तो वो भी इनफाइनाइट हो जाएगा, है ना। तो ये सारी बातें आप कमेंट कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ v पैरेलल से और v परपेंडिकुलर से। यहाँ तक पहले अच्छे से देख लो, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगर आपको कुछ बच्चे को दिक्कत हो रहा है ना, तो ये याद रखा करो, v इज इक्वल टू हमेशा ओमेगा आर होता है। तो यहाँ ओमेगा लिखा है तो ये v/r होगा। v तो v परपेंडिकुलर है, लेकिन r मतलब
वही, या तो आप सर्कल अगर है तो आप मान सकते हो कि सेंट रेडियस हो जाएगा, या इस तरीके की चीज़ें रहेंगी तो डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स हो जाएगा, ये चीज़ है। अच्छे से देख लो बाबू, क्योंकि अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। अब मान लो अगर हम इंटरेस्टेड हैं इस इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी को निकालने के लिए, आप हमको इस कर्व्ड पाथ का इक्वेशन निकालिए, जो ये बॉडी किसी कर्व्ड पाथ पर मूव कर रहा है, हमको इसका इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी चाहिए। कैसे सिखाया था आपको लास्ट क्लास में? आप अपने वापस से ये दो इक्वेशंस लिख सकते हो। कौन कौन से लिख सकते हो भाई? माइनस ऑफ डी आर बाई डी टी वॉज 3v0/2, है ना, और डी थीटा बाई डी टी ये था आपका 3√3v0/2x, यही है ना? देखो, v परपेंडिकुलर बाई x, और ये ऐसा कैसे करोगे? आपके पास ये दो इक्वेशन मैंने लिख दिया, यहाँ से डी आर निकालोगे, दैट विल बी -3v0/2 इंटू डी टी, और यहाँ से डी थीटा निकालोगे, दैट विल बी √3v0/2x इंटू डी टी। ठीक है, चलो ये हम तुमको बताए हैं, फटाफट और ट्राई करके बताओ तो कैसे निकालोगे इक्वेशन। हम लास्ट क्लास में आपको बताए थे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी कैसे निकालना है, मैंने इक्वेशंस भी लिख दिए। चलो चलो थोड़ा कमेंट करो, हम देखें आप कितना पढ़ कर आए हैं पिछले क्लास से। ये वो चीज़ है जो हम लास्ट क्लास में आपको बताए थे कि कैसे निकालना है। यहाँ आर लिया है ना, तो इधर भी आर ले लो, है ना? है ना, क्योंकि डी आर बाई डी टी कहने का मतलब कि दो पार्टिकल के बीच का जो डिस्टेंस है आर है, वो समय के साथ चेंज हो रहा है, तो यहाँ आर है तो वहाँ पे भी आर ही होगा। क्या करोगे तुम? डी आर बाई डी थीटा कर लो, डी आर बाई डी थीटा कर लोगे, दिस विल बी -3v0/2 इंटू डी टी डिवाइडेड बाई √3v0/2 इंटू आर इंटू डी टी। तो पहला बात तो ये डी टी से डी टी कट जाएगा, ये 2 से ये 2 कट जाएगा, और ये वी नॉट से वी नॉट कट जाएगा। तो डी आर बाई डी थीटा विल बी इक्वल टू -3r बाई √3, यही बचा। तो ये भी कट जाएगा √3 बार में, तो डी आर बाई डी थीटा इज इक्वल टू -√3r। तो आप यहाँ से डी आर बाई आर कर दो, और यहाँ से आप -√3 इंटू डी थीटा कर दो। अब आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हो, तो ये दिस विल बी ln r एंड -√3 थीटा। तो आप r की वैल्यू e⁻ -√3 थीटा लिख सकते हो। ठीक है, दिस इज योर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। ये आपका निकल गया इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, है ना? ये जो कर्व है ये लगभग आपका एक्सपोनेंशियल कर्व है ना? दिस इज एन एक्सपोनेंशियल कर्व। बेसिक मैथ्स में मैंने आपको फंक्शंस पढ़ाया है, और मैंने आपको बताया है कि एक्सपोनेंशियल का मतलब क्या होता है। दिस इज एन एक्सपोनेंशियल कर्व। ठीक है, देख लो। अच्छा, एक एक चीज निकालना सीखो। आपको ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए कि टाइम कैसे निकालते हैं, ओमेगा एंगुलर स्पीड कैसे निकालते हैं, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी कैसे निकालते हैं। बहुत ही फंडामेंटल अप्रोच है ना, और इसी तरीके से आपसे इस टाइप के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो सारे आप बना सकते हो, है ना? एक बार अच्छे से देख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। देख लो, ये देख लो, अच्छे से देख लो। आप यहाँ लिमिट भी पुट कर सकते थे, है ना?
लिमिट ने यहाँ पे थीटा की वैल्यू स्टार्टिंग में 0 होगी, उस समय दोनों के बीच का डिस्टेंस l होगा, बाद में किसी थीटा पे हम कुछ r मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा ln ऑफ r, l से r इज इक्वल टू माइनस ऑफ √3 थीटा 0 से थीटा, दिस विल बी ln r माइनस ln l will be minus √3 theta, तो दिस विल बी ln ऑफ r बाई l इज इक्वल टू माइनस √3 थीटा। अब ज़्यादा बेटर है क्योंकि लिमिट भी आ गया ना, r बाई l विल बी इक्वल टू द माइनस √3 थीटा, तो r विल बी l इंटू ई टू द पावर माइनस √3 थीटा। अब ज़्यादा बेटर है। दिस इज इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। अब जो है एक इंटरेस्टिंग चीज़ निकालना है आपको, ये सारी चीज़ें तुमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस की थी। अब हम चाहते हैं एक्सेलरेशन निकालना, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। हम चाहते हैं पार्टिकल क्या, किसी भी एक पार्टिकल का एक्सेलरेशन निकालना। तुम हमको कॉन्सेप्चुअली बताओ कि ये जो पार्टिकल्स हैं इनमें किस तरीके का एक्सेलरेशन होगा। ये जो पार्टिकल्स हैं इनमें किस तरीके का एक्सेलरेशन होगा, तुम हमको बताओ। ये चीज़ें हमने काइनेमेटिक्स में की हैं। ये चीज़ें हमने काइनेमेटिक्स में की हैं, बोलो। देखो, दो तरीके के एक्सेलरेशंस होते हैं, एक सेंट्रीपिटल, एक टेंजेंशियल। जब कभी भी बॉडी किसी कर्व पर मूव करता है, आपको पता है AT इज dv बाई dt, लेकिन इस बार ये 0 होगा क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है, मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है ना, वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो मॉड ऑफ v जो है वो कांस्टेंट है। इसको बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ये बॉडी के वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड से चेंज करने के कारण आता है। लेकिन आपको नहीं लगता कि जैसे जैसे ये बॉडी इस कर्व पाथ पे मूव करेगा तो कर्व पे मूव करने वाला हर चीज हर मोमेंट पे डायरेक्शन चेंज करता है? बिल्कुल सही। इसका मतलब यहाँ पे AC का वैल्यू जो 0 नहीं होगा, क्योंकि ये जो पार्ट है ये तो डायरेक्शन के चेंज करने से आता है। यानी जब आपसे पूछेगा कि किसी पार्टिकल का एक्सेलरेशन बताइए, इसका मतलब वो आपसे AC पूछ रहा है ना, AC पूछ रहा है कि AC बताइए, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बताइए, क्योंकि टेंजेंशियल तो 0 होगा। ठीक है, क्या किया जाए, देखो इस वाले फिगर को ना एक बार फिर से थोड़ा बनाते हैं तो तुमको आइडिया लगेगा कि हम क्या बोल रहे हैं। ये जो पार्टिकल है यहाँ पे, और ये जो पार्टिकल है यहाँ पे, और ये जो पार्टिकल है यहाँ पे, कुछ समय के बाद ये इधर आ जाएगा। सो लेट मी चेंज द कलर। कुछ समय के बाद ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा, इस तरीके से। और ये जो भी डिस्टेंसेस हैं, दिस विल बी VT VT VT, इस तरीके से। ठीक है, तो पार्टिकल यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, यहाँ आ गया। अगर हम इनको ज्वाइन कर दें ऐसे, ठीक है, आपको नहीं लगता कि ये जो ट्रायंगल है ना, ये जो ट्रायंगल है, ये छोटा वाला ट्रायंगल जो है, ये बेसिकली ये जो अंदर वाला ट्रायंगल है बाहर वाले ट्रायंगल से छोटा है? क्यों छोटा है? क्योंकि पार्टिकल्स जो है वो थोड़े से नज़दीक आ गए हैं। ठीक है, तो हम मान लेते हैं, तो आपको नहीं लगता कि देखो ये ट्रायंगल पहले से सीधा था और ये ट्रायंगल रोटेट कर गया, अगले बार थोड़ा और रोटेट करेगा, अगले बार थोड़ा और रोटेट करेगा, तो यानी कि ये जो हम मान सकते हैं कि ये एंगल जो थोड़ा सा रोटेट किया, इसको हम डी थीटा मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? डी थीटा। ठीक है, अब अगर तुम ध्यान से देखो तो वेलोसिटी वेक्टर का अब जो डायरेक्शन होगा वो कुछ ये होगा, दिस इज v, और पहले जो डायरेक्शन था वो कुछ ये था। ठीक है, v v है ना, तो ये आपको छोटा सा ट्रायंगल इस तरीके का दिखेगा। देखो हम यहाँ दिखाते हैं, ऐसा आपने इस तरीके के ट्रायंगल्स को वेक्टर में सॉल्व किया है। ठीक है, ये v है, ये v है, ये v है, और इनके बीच का एंगल d थीटा है ना। ये आपका इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर है, ये फाइनल वेलोसिटी वेक्टर है।
तो ये जो वेक्टर आएगा यहाँ से यहाँ तक ऐसे ज्वाइन करता हुआ, दिस विल बी वी एफ वेक्टर माइनस वी आई वेक्टर, है ना। याद करो हम आपको वेक्टर में इस तरीके का क्वेश्चन कराए थे और हम आपको बोले थे कि आने वाले फिजिक्स में इस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे। कोई चीज किसी v वेलोसिटी से जा रहा था और वो थीटा एंगल से घूम जाता है, थीटा एंगल से रोटेट कर जाता है, तो बताइए चेंज इन वेलोसिटी कितनी होगी। तो चेंज इन वेलोसिटी यही वेक्टर होता है। और हम आपको बताए भी थे कि याद रखना रिजल्ट ये होता है 2v इंटू साइन ऑफ डी थीटा बाई 2, ये हो जाएगा। अगर थीटा से रोटेट करता तो 2v साइन थीटा बाई 2 हो जाता, बीटा से रोटेट करता तो 2v साइन बीटा बाई 2 हो जाता, डी थीटा से रोटेट किया तो 2v साइन डी थीटा बाई 2 हो गया। ये हो गया इसका ये चीज। फाइनल वेलोसिटी वेक्टर माइनस इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर इज 2v साइन डी थीटा बाई 2, साइन डी थीटा बाई 2। हम ये काम क्यों कर रहे हैं? ये काम हम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि जब हम एवरेज एक्सेलरेशन निकालेंगे तो हम उसको v फाइनल वेक्टर माइनस v इनिशियल वेक्टर डिवाइडेड बाई टाइम ही लिखेंगे, है ना। छोटे टाइम के लिए कर रहे हैं तो dt लिख सकते हैं। तो ये तो आ गया आपका 2v साइन डी थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई dt। अच्छा, ये जो एंगल्स हैं, यह एंगल डी थीटा लेने का मतलब ही हो, जब भी डी एक्स डी वाई डी थीटा डी अल्फा कुछ भी लिखा जाता है तो ये एंगल से स्मॉल होते हैं। तो साइन डी थीटा बाई 2 को हम अप्रोक्सीमेटली डी थीटा बाई 2 लिख सकते हैं। ये याद रखा करो, जब थीटा बहुत छोटा होता है तो साइन थीटा को थीटा लिखा जा सकता है ना। ये मैथ्स का अप्रोक्सीमेशन आप यूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसको 2 इंटू वी इंटू डी थीटा बाई 2 बाई डी टी। तो ये 2 से 2 कट गया, दिस विल बी वी इंटू डी थीटा बाई डी टी। ये आ गया आपका रेडियल एक्सेलरेशन। इसका रेडियल एक्सेलरेशन जो है वो आ गया v इंटू डी थीटा बाई डी टी। अच्छा, थोड़ा एक बात देखो बाबू, ये इसको आप v इंटू ओमेगा नहीं लिख सकते? जिस रेट से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चेंज करता है वो एंगुलर वेलोसिटी है, और एंगुलर वेलोसिटी आप पहले ही निकाल चुके। कहाँ निकाला भाई? यहाँ देखो, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज √3v0/2x। ठीक है, ओमेगा की जो वैल्यू है दैट इज √3v0/2x, ये हम लोग पहले निकाल चुके। तो यानी ए आर कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा v इंटू ओमेगा ना। अच्छा, v0 सेम ही है बाबू, वो थोड़ा लिखने में मेरे से मिस्टेक हो जा रहा है। दिस इज √3v/2x। ठीक है, तो v इंटू ओमेगा, तो ये हो जाएगा √3 v इंटू वी विल बी v² डिवाइडेड बाई 2x, है ना। ये वाला जो चीज़ है, √3 कांस्टेंट है, v मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, लेकिन x तो वेरिएबल है ना। तो यहाँ पे भी रेडियल एक्सेलरेशन भी आपका वेरिएबल है। हेलो, बताए थे ना, देखे हाँ हाँ, ऐसा ही कुछ था। हाँ, पैस, ठीक है ठीक है ठीक है, हम देख लेंगे। ठीक है, इस तरीके से एक्सेलरेशन निकाला जाता है। एक्सेलरेशन वाला जो स्टेप है इसको भी बहुत अच्छे से देख लो और समझ लो। देखो क्या है ये, है ना। आपसे हम पूछ रहे थे कि बताइए इसका एक्सेलरेशन कितना। तो एक्सेलरेशन जब कभी भी कोई बॉडी किसी कर्व पे मूव करता है तो उसके पास दो तरीके के एक्सेलरेशन हो सकते हैं, एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ये वाला एक्सेलरेशन तब आता है जब वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड चेंज होती है, और ये वाला एक्सेलरेशन तब आता है जब डायरेक्शन चेंज हो रहा है। क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है कि किसी भी समय पर पार्टिकल जो है वो कांस्टेंट v या v0 के वेलोसिटी से चल रहा है।
इसका मतलब उसका मैग्नीट्यूड कभी भी किसी भी समय पर चेंज नहीं होगा, लेकिन डायरेक्शन तो चेंज कर रहा है। देखो अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो यहाँ देखो, पहले इसका डायरेक्शन ऐसे था, फिर डायरेक्शन ऐसा हो गया, फिर डायरेक्शन ऐसा हो गया, फिर डायरेक्शन ऐसा हो जाएगा। तो हर मोमेंट पे इसका जो डायरेक्शन है वो चेंज कर रहा है, हर मोमेंट पे डायरेक्शन चेंज कर रहा है। तो डायरेक्शन के चेंज करने वाला तो एक्सेलरेशन आएगा ना। तो हम मान लिए कि ये मेरा इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर है, ये मेरा फाइनल वेलोसिटी वेक्टर हो गया, इनसे मिलता जुलता एक ट्राइंगल बना दिया है ना। हम यहाँ पे एक परपेंडिकुलर गिरा देते हैं, ठीक है, यहाँ से एक ऐसे परपेंडिकुलर गिरा दो इस तरीके का, ठीक है, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, परपेंडिकुलर है। तो आपको ये राइट एंगल ट्राइंगल जैसा कुछ दिखेगा, तो आप यहाँ पे आराम से ये चीज़ें निकाल सकते हो। नहीं निकाल सकते, देख लो। तो मान लो कि ये इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर हो गया, ये फाइनल वेलोसिटी वेक्टर हो गया, दोनों वी वी हैं। तो ये वाला जो चीज़ होता है ये चेंज इन वेलोसिटी होता है। ये मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था वेक्टर में, और मैंने बोला था इसका रिजल्ट हमेशा याद रखना। कोई भी चीज़ किसी कौन सी वेलोसिटी से चल रहा है और वो अपना कोई थीटा एंगल रोटेट कर लिया, तो चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर हमेशा 2v0 साइन थीटा बाई 2 आता है। तो यहाँ एंगल डी थीटा बना था तो डी थीटा बाई 2 आ गया। ये एंगल वैसे भी डी थीटा ये सब बहुत छोटे छोटे एंगल होते हैं, तो साइन थीटा थीटा हो जाता है। तो साइन डी थीटा बाई 2 डी थीटा बाई 2 हो गया। उसके बाद तो ये कर लिया। ये सब चीज़ें, ये फॉर्मूले वगैरह तो आपको क्लास 9 से पता है कि एक्सेलरेशन को चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम लिखेंगे, इस तरीके से किया जा सकता है, ठीक है, ये चीज़ है। वेरिएबल एक्सेलरेशन है, एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो, दोनों पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, एल। तो एक्स के जगह एल पुट कर दो, तो ये √3v² डिवाइडेड बाई 12 आ जाएगा, है ना। एक बार अच्छे से देख लो, ये पूरे तरीके से प्रॉब्लम आपका कंप्लीट हो गया। हर वो चीज़ जो आप इसमें निकाल सकते थे मैंने निकाल दिया, एक बार देख लो। एक्सेलरेशन वाला पार्ट देख लो, ये डायग्राम समझो क्या है। इसी तरीके से आप सारी चीज़ें निकाल सकते हो। अगर मान लो हम आपको बोलें कि आपके पास एक पार्टिकल है और वो 4 पार्टिकल हैं और सब स्क्वायर के वर्टिसेस पे हैं, ठीक है, या आपके पास एक पार्टिकल है वो एक इस तरीके से रेगुलर पेंटागन के वर्टिसेस पर है, ये सब रेगुलर पॉलीगन्स हैं, ठीक है। ये जो है वो हमेशा इसके तरफ डायरेक्टेड है, ये इसके तरफ डायरेक्टेड, ये इसके तरफ डायरेक्टेड, ये इसके तरफ डायरेक्टेड, ये इसके तरफ डायरेक्टेड है, ये इसके तरफ, ये इसके तरफ, ये इसके तरफ, ये इसके तरफ, इस तरीके से कुछ भी पूछा जा सकता है ना। जैसे मान लो आपको यहीं पर निकालना है कि इन सब का जो लेंथ है वो एल है, बताइए कितने समय के बाद मिलेगा। तो टाइम ऑफ मीटिंग तुम आपको डायरेक्टली बताए, इस वेक्टर पे बैठ जाओ और है ना, इस वेक्टर पे बैठ जाओ जाके, और इसको ये वेलोसिटी दे दो पलट के। तो ये दोनों तो परपेंडिकुलर हैं, तो मिलेगा तो ये इसी v वेलोसिटी से। तो टाइम ऑफ मीटिंग डायरेक्टली हो जाएगा L/v। शॉर्टकट भी लगा सकते हो, लेकिन और जो भी चीज़ें निकालनी पड़ेंगी उसके लिए आपको v पैरेलल v परपेंडिकुलर सब कुछ चाहिए होगा, है ना। टाइम तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो। यहाँ पे ये डिस्टेंस L है, ठीक है। तो आप देख लो ये एंगल जो आपका है ये कितना आ जाएगा यहाँ से, ये तो इसके तरफ ही है, ये इसका एक कंपोनेंट आएगा, एक इधर, और ये सॉरी, एक परपेंडिकुलर टू दिस और एक अलोंग द दिस, इसको तोड़ लेना, इसके कंपोनेंट को तुम रिजॉल्व कर लेना। एक अलोंग द दिस आएगा और एक परपेंडिकुलर टू दिस, ऐसा कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। तो उसके हिसाब से फिर तुम वी पैरेलल निकाल सकते हो, है ना। और वी पैरेलल निकाल लोगे तो आप टाइम तो ये एल डिवाइडेड बाई वी पैरेलल भी कर सकते हो। यहाँ पे भी आप टाइम को एल डिवाइडेड बाई वी पैरेलल कर सकते हो।
तो इस तरीके के क्वेश्चंस आप कर सकते हो, लेकिन आपको और भी चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे देखो क्या होगा, कुछ समय के बाद ये पार्टिकल इधर, ये पार्टिकल इधर, ये पार्टिकल इधर और ये पार्टिकल इधर आएगा। जब तुम ज्वाइन करोगे इसको, तो ये आपको स्क्वायर कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, समझ रहे हो? तो देखो ये स्क्वायर जो है ये फिर ऐसे रोटेट किया, तो ये जो चीज़ें हैं ये फिर इस तरीके से कर्व्ड फॉर्म में ही मूव करेंगी, है ना, कर्व फॉर्म में ही मूव करेंगी। ये जो चीज़ें हैं ये इधर आ जाएगा, ये आपका इधर आ जाएगा, ये आपका इधर आ जाएगा और ये आपका इधर आ जाएगा। सब आके मीट करके इस पॉइंट पर मीट करेगा। इस बार ये स्क्वायर का सेंटर होगा। ठीक है, देखो फिर ये कर्व्ड पाथ है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी पूछ ले, कितने समय के बाद मिलना है ये पूछ ले, ओमेगा पूछ ले, कुछ भी पूछ सकता है, एक्सेलरेशन पूछ ले, किसी भी तरीके का आप एनालिसिस कर सकते हैं अगर आपको ये चीज़ें आती हैं। सेम एज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। सेम एज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। एक बार बाबू अच्छे से देख लो चीज़ों को, है ना, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। देख लो ये एक्सेलरेशन वाला पार्ट, देख लो ये हम आपको लास्ट क्लास में नहीं बताए थे, हम आपको आज बता रहे हैं। फिर कुछ अलग प्रॉब्लम लेते हैं, उसको भी करेंगे। एक देखो इस टाइप का चेजिंग प्रॉब्लम देखो, आपके पास एक, मान लो यहाँ पर कैट है और इस जगह पर यहाँ पे डॉग है। ठीक है, इसकी वेलोसिटी हमेशा इस लाइन के अलोंग है, मान लेते हैं u, और इसकी वेलोसिटी जो है, जो डॉग की वेलोसिटी है, वो टाइम t इज इक्वल टू 0 पे इस डायरेक्शन में है कुछ v। ठीक है, कंडीशन इसमें भी वही है। ब्लर हो रहा है क्या? हाँ, कंडीशन इसमें भी बाबू वही है। ये डॉग जो है वो इस कैट को पकड़ना चाहता है, पकड़ने के लिए डॉग को हमेशा कैट के तरफ जाना पड़ेगा। तो कुछ समय के बाद कैट इधर आएगा तो डॉग अपना वेलोसिटी चेंज करता जाएगा, है ना। तो सेम उसी तरीके से तुम समझ सकते हो कि कैट जैसे जैसे यहाँ पर मूव करता जाएगा, वैसे वैसे डॉग जो है वो अपना कर्व्ड पाथ लेगा। अरे बोलो ना, कुछ कर्व्ड पाथ लेगा इस तरीके से, है ना। तो मान लेते हैं कि किसी लेटर टाइम t इज इक्वल टू से t1 पे आपका ये जो है वो यहाँ पर है। कंडीशन वही है कि इसका जो वेलोसिटी है ना, मतलब जो डॉग की वेलोसिटी है वो हमेशा लाइन ज्वाइनिंग टुवर्ड्स द कैट है या कैट के तरफ है ना, क्योंकि वो उसको पकड़ना चाहता है। तो उस समय में ये पार्टिकल कुछ इधर मान लेते हैं, तो कैट आपकी इधर आ गई और डॉग आपका इधर आ गया। लाइन ज्वाइनिंग करें अगर हम यहाँ से ज्वाइन करें इसको इसको ऐसे, तो ये अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग है। इसकी वेलोसिटी वेक्टर तो हमेशा इसी डायरेक्शन में है ना, इसको हम कुछ u बोल रहे हैं, लेकिन इसकी वेलोसिटी वेक्टर तो हमेशा उसके तरफ होगी, तो ये इसके तरफ होगी, दिस इज v। अगर ध्यान से देखा जाए तो हम इसके दो कंपोनेंट ले सकते हैं, इसके दो कंपोनेंट ले सकते हैं, एक ऐसा एक ऐसा।
ये एंगल थीटा ले ले तो दिस विल बी यू कॉस थीटा एंड दिस विल बी यू साइन थीटा। और ज्योमेट्रिकली ये भी थीटा हो जाएगा। ये डायग्राम कितने लोगों को समझ में आया है ना? जैसे यहाँ पर हम समझाते हैं, डोंट वरी। यहाँ पे हम अलग अलग इंस्टेंट्स पे डायग्राम बनाकर समझने की कोशिश कर रहे थे कि किस तरीके से चीज़ें जा रही हैं। उसी तरीके से यहाँ पर भी हम एक डायग्राम बनाकर चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ें किस तरीके से चेंज कर रही हैं या वैरी कर रही हैं। अरे बोलो ना। आपके पास एक डॉग है और एक कैट है। कैट हमेशा इसी हॉरिजॉन्टल लाइन पर फ्लो करेगा। कैट की वेलोसिटी भी फिक्स है और उसका डायरेक्शन भी फिक्स है ना? वेलोसिटी मैग्नीट्यूड मतलब मैग्नीट्यूड भी फिक्स है हमेशा यू, और डायरेक्शन भी फिक्स है, वो हमेशा हॉरिजॉन्टल ही जाएगा। लेकिन डॉग को उसको पकड़ना है, तो डॉग का जो वेलोसिटी वेक्टर है या जो डॉग का मोशन है वो हमेशा कैट के तरफ है। जिस डायरेक्शन जहां पर कैट होगा उस डायरेक्शन में जो लाइन ज्वाइनिंग होगा इन दोनों के बीच का, वहां उसके अलोंग इसका वेलोसिटी वेक्टर होगा। जैसे टाइम t इज इक्वल टू 0 पर कैट यहाँ पर था, डॉग यहाँ पर था, तो इनका लाइन ज्वाइनिंग ये था, तो लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग डॉग का वेलोसिटी हो गया। तो हम मान लिए कि किसी टाइम t इज इक्वल टू t1 पर अब ये कैट जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा हर मोमेंट पे इस डॉग को अपना डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा। हर मोमेंट पे कोई बॉडी अपना डायरेक्शन चेंज करता रहे तो वो हमेशा कर्व्ड पाथ पे मूव करेगा ना। तो हम मान लेते हैं कि ये जो डॉग है ये इस कर्व्ड पाथ पर मूव कर रहा है। तो किसी लेटर टाइम t पर या t1 पर आपका डॉग यहाँ पर होगा, है ना? आपका डॉग यहाँ पर होगा, तो इसी से लाइन ज्वाइनिंग यहाँ पे जो पार्टिकल होगा यहीं पर आपका ये कैट होगा। इसका वेलोसिटी वेक्टर तो u इधर दिया गया है, लेकिन इसका वेलोसिटी वेक्टर तो हमेशा लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग होगा, तो ये v है, ये u है। u cos थीटा, u sin थीटा, इस तरीके से कर सकते हैं, है ना? तो अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ पे इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को l मान लेते हैं और यहाँ इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को r मान लेते हैं, है ना? पहले इनके बीच का डिस्टेंस l था, देखो ये नज़दीक आते जा रहे हैं तो r आपका ये है। तो आप यहाँ से लिख सकते हो कि माइनस ऑफ डी आर बाई डी टी विल बी इक्वल टू वी पैरेलल, और वो किसके बराबर होगा? ये u cos थीटा से भाग रहा है ये v, तो दिस विल बी v माइनस यू cos थीटा। इस वेलोसिटी से ये नज़दीक आ रहे होंगे, है ना? इसको रेस्ट पे कर दो, इसको पलट कर दे दो, दिस विल बी v माइनस यू cos थीटा। v माइनस यू cos थीटा से इनके बीच का ये जो डिस्टेंस है वो घट रहा होगा, ठीक है? अगर तुम लॉजिकली सोचो, यहाँ पर अगर तुम देखो तो इस वेलोसिटी वेक्टर, है ना, यहाँ पे अगर तुम ध्यान से देखो तो यहाँ पे जो आपका v जो वेक्टर है, थोड़ा देखना यहाँ पे ध्यान से, जो आपका ये वेक्टर है ये यहाँ से एंगल बना रहा है 90 डिग्री। जैसे जैसे ये इस पे जाते जाएगा वैसे वैसे ये थीटा भी घटता जाएगा। तो इस बार थीटा घट रहा है, इसलिए माइनस ऑफ डी थीटा बाई डी टी विल बी इक्वल टू यू साइन थीटा। ये हमारे वो दो इक्वेशन आ गए जिसको यूज करके हम आगे अपनी सारी चीजें निकाल सकते हैं, है ना? दोनों चीजें नजदीक आ रही हैं तो आर घट रहा है, और तुम इस जो मैं इस कर्व पे जैसे जैसे आगे जाओगे तुम्हारा ये देखो ना, यहाँ पे थीटा 90 है, यहाँ पे 90 से छोटा है। जैसे जैसे आगे जाते जाओगे ये थीटा जो हॉरिजॉन्टल के साथ है वो भी घटता जा रहा है, वो घटता जा रहा है। तो माइनस डी थीटा बाई डीटा, मैंने आपको बताया था कोई चीज अगर डिक्रीज कर रहा है तो डी थीटा बाई डी टी ऑलरेडी नेगेटिव आएगा, उस नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए हम एक नेगेटिव लगाते हैं हमेशा, है ना? इस तरीके से ही इक्वेशंस को लिखे जाते हैं। जब कभी भी कोई चीज डिक्रीज कर रहा हो तो डेरिवेटिव के फॉर्म में माइनस लगा देते हैं, ठीक है? और इंक्रीज कर रहा हो तो प्लस लगा देते हैं। यहाँ तक पहले अच्छे से देख लो कितने लोग को क्वेश्चन का फॉर्मुलेशन और ये सारी चीजें समझ में आ गई। देख लो, अच्छे से देख लो पहले, क्योंकि इसके बाद फिर हम वही सारी चीजें निकालेंगे। टाइम कितने समय पे मिल जाएगा, है ना, कितने समय में मिल जाएगा, इस ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशन निकालेंगे, एक्सेलरेशन निकालेंगे निकालेंगे वही सारी चीजें, और प्रोसेस भी वही होगा, है ना? लेकिन तुमको ये चीज एनालिसिस समझ में आना चाहिए कि किस तरीके से हम लोगों ने किया है, एक बार देख लो। ठीक है, चलो मान लेते हैं, अब आप इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री मान लो हम पहला निकाल लेते हैं।
कुछ भी निकाल सकते हैं, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री मान लो निकालना है। तो निकालना है तो हम लोग क्या करते हैं बताओ, माइनस ऑफ डी आर को v माइनस यू कॉस थीटा इंटू डी टी लिख सकते हैं, और माइनस ऑफ डी थीटा को u साइन थीटा इंटू डी टी लिख सकते हैं। दोनों को डिवाइड कर देंगे तो ये माइनस माइनस कट जाएगा। दिस विल बी डी आर बाई डी थीटा विल बी इक्वल टू v माइनस यू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई यू साइन थीटा, और डी टी भी कट जाएगा। हाँ ठीक है। तो यहाँ से अगर हम देखें, अच्छा ये ओमेगा है ना, तो यहाँ एक आर भी मल्टीप्लाई होगा बाई आर। दिस इज ओमेगा ना, ओमेगा इज वी बाई आर, तो यहाँ पे आर होगा। किसी भी लेटर टाइम पे इनके बीच का डिस्टेंस जो है वो आर है, तो ये डिवाइड होगा तो ये आर ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका डी आर बाई आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वी माइनस यू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई यू साइन थीटा इंटू डी थीटा, और हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे। इनिशियली थीटा कितना है बताओ, इनिशियली थीटा कितना है, इनिशियली थीटा कितना है, थीटा आपने हॉरिजॉन्टल से माना है इसको। इनिशियली थीटा कितना है 90 डिग्री, बाद में कोई थीटा थीटा होगा। जब ये 90 डिग्री है तो उनके बीच का डिस्टेंस एल है, और बाद में किसी समय पर कुछ आर है। ठीक है, तो आप तो इसको आराम से एल एन आर लिख सकते हो, एल से लेकर आर तक, और ये हो जाएगा v बाई यू, वन बाई साइन थीटा इज कोसेक थीटा, और ये हो जाएगा कॉट थीटा, दिस डी थीटा पूरे में। तो ये तो तुम आराम से अब सॉल्व कर सकते हो, है ना। दिस विल बी एल एन आर माइनस एल एन एल विल बी इक्वल टू v बाई यू इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक थीटा डी थीटा माइनस ऑफ कॉट थीटा डी थीटा, है ना। कोसेक थीटा का इंटीग्रेशन, कॉट थीटा का इंटीग्रेशन, आप इसको यहाँ से आराम से कर सकते हो। इसको सॉल्व कर लेना, और सॉल्व कर लोगे तो आपका इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री आ जाएगा। यहाँ से अगर आप इसको सॉल्व कर लोगे तो आपका इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री आ जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो अब सेकंड क्वेश्चन जो हम निकालना चाहते हैं वो है टाइम, कितने समय के बाद जो है ये मिलेंगे। तो मिलने के लिए तो डी आर बाई डी टी ही रेस्पॉन्सिबल है, तो यहाँ से माइनस ऑफ डी आर बाई डी टी विल बी इक्वल टू वी माइनस यू कॉस थीटा, माइनस ऑफ डी आर विल बी इक्वल टू वी माइनस यू कॉस थीटा इंटू डी टी, दिस विल बी, ऐसे होगा। टाइम t इज इक्वल टू 0 पर इनके बीच का डिस्टेंस l है, और टाइम t मीटिंग पे इनके बीच का डिस्टेंस 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये बाहर माइनस हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू r l से 0, है ना। दिस विल बी ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ v डी टी माइनस यू कॉस थीटा डी टी, 0 से लेकर t तक। देख लो अच्छे से, वही सारा स्टेप्स कर रहे हैं जो हम पिछले बार किए थे। पहले एक बार अच्छे से इन चीज़ों को देख लो। ठीक है, चलो यहाँ पुट करो, आर जीरो पुट करोगे तो 0 माइनस एल, और माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, दिस विल बी एल। ठीक है, ये तो आपका v इंटू टी हो जाएगा, टी एम। डी टी का इंटीग्रेशन बाबू ये 0 से लेके टी एम तक इंटीग्रेट होगा, तो v बाहर हो जाएगा, v तो कांस्टेंट है ना, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है इसका। डी टी का इंटीग्रेशन t, और 0 से टी एम के लिए t पुट कर देंगे, टी एम पुट कर देंगे, माइनस u भी कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा डी टी,
इनको नीचे लिख लेते हैं। L विल बी इक्वल टू V इंटू टी एम माइनस यू बाहर ले लोगे, दिस विल बी कॉस थीटा इंटू डी टी, 0 से टी एम। अब ये जो थीटा है ना, ये थीटा तुमने अपने मन से माना है। ये थीटा जो है बाबू यहाँ पे, ये थीटा तुमने अपने मन से माना है ना, इसका कोई फंक्शन नहीं पता। क्या तुमको थीटा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम पता है? क्या तुमको थीटा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम पता है? नहीं पता। थीटा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम तुमको नहीं पता, तो तुमको कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा इस इंटीग्रल की वैल्यू निकालने के लिए। कैसे तुम इसकी वैल्यू निकालोगे? देखो, इसकी वैल्यू को बहुत सुंदर तरीके से निकाला जाता है। ये इस पूरे क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। बच्चे जनरली यहाँ तक कर लेते हैं, यहाँ के बाद फंस जाते हैं क्योंकि उनको ये इंटीग्रेशन नहीं पता कि क्या होगा। देखो, हम मान लेते हैं कि ये जो पार्टिकल है ये यहाँ पर कहीं आकर दोनों मिल गए, है ना। तो यहाँ पे जो टाइम लगेगा वो टीएम है। डिस्टेंसेस की बात करें तो यहाँ से लेके यहाँ तक का ये जो टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, दिस विल बी u इंटू टी एम। ये कांस्टेंट वेलोसिटी u से चल रहा है और ये u इंटू टी एम होगा। ठीक है, समझ रहे हो? अब इसका तुम कंपोनेंट अगर देखोगे तो इधर एक कंपोनेंट आएगा v cos थीटा और इसका एक कंपोनेंट आएगा इधर v sin थीटा, है ना। मतलब ये जो पार्टिकल है, ये v cos थीटा से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करेगा और v sin थीटा से वर्टिकल डिस्टेंस कवर करेगा, है ना। तो टोटल टाइम टीएम में हम इसके लिए ऐसे लिख सकते हैं क्या? देखो तो, अच्छा तुम हमको एक बात बताओ, व्हाट इज डिस्टेंस? डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम। दिस इज स्पीड और टाइम कितना? टीएम। तो अगर हम इस तरीके से लिखें, इंटीग्रेशन ऑफ v cos थीटा इंटू डी टी, v cos थीटा इंटू डी टी, और डी टी के टाइम का लिमिट 0 से लेकर के टी एम तक, है ना। दिस इज स्पीड, दिस इज टाइम, स्पीड इंटू टाइम दैट इज डिस्टेंस, और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस वो u इंटू टी एम के बराबर हो जाएगा, क्योंकि जब मिल रहे हैं तो दोनों तो बराबर ही डिस्टेंस कवर करेंगे ना हॉरिजॉन्टल, ये u इंटू टी एम के बराबर हो जाएगा। सिमिलरली हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ v साइन थीटा इंटू डी टी, दिस इज 0 से लेके टी एम, विल बी इक्वल टू l। ये दो चीज अगर तुम समझ गए तो तुमको इस टाइप के प्रॉब्लम में कभी दिक्कत नहीं होगा। ये इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट एनालॉजी है। देखो हम बता रहे हैं, मान लेते हैं हमने क्या माना कि टीएम टाइम के बाद ये दोनों मिल गए, दोनों इस जगह से स्टार्ट किए थे, तो जब मिले होंगे तो ये भी बराबर डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल कवर किया होगा, ये भी बराबर डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल कवर किया होगा। क्लियर है? अच्छा, जब मिले होंगे तो ये पहले एक दूसरे से एल डिस्टेंस नीचे था, तो ये एल वर्टिकल में एल डिस्टेंस कवर किया होगा। इतना तो तुमको समझ में आ गया, क्योंकि जब भी दो चीजें मिलती हैं तो लोकेशन सेम होता है। ओके, अब ये वाला जो कैट है ये इसी हॉरिजॉन्टल लाइन पे चल रहा है विद वेलोसिटी u, और कितने समय के बाद मिल रहा है? टीएम समय के बाद। तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा ये मिलने तक? u इंटू टी एम। इतना ही हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इसको भी कवर करना पड़ेगा, डॉग को भी कवर करना पड़ेगा। तो डॉग हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट किस वेलोसिटी से कवर करेगा? v cos थीटा से, है ना। और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा v sin थीटा से। व्हाट इज डिस्टेंस? डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम, स्पीड मिल ही गया। अब टाइम तो हम इसको इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं, v cos थीटा इंटू डी टी, और टाइम का लिमिट लगा दिया 0 से टी एम। 0 से मतलब स्टार्टिंग से मिलने वाले समय तक। उस समय हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस u टी एम ही होना चाहिए और वर्टिकल डिस्टेंस l होना चाहिए। अब तुम यहां से ध्यान से अगर देखो, ये v तो कांस्टेंट है, तो अगर हम v बाहर निकाल ले तो 0 से लेके टी एम कॉस थीटा डी टी का इंटीग्रेशन मिल गया। देखो यहाँ से, है ना। हम इसको अगले पेज पे लेके चलते हैं, ठीक है। तो आपको पता है v cos थीटा इंटू डी टी 0 से लेके टी एम इज इक्वल टू यू इंटू टी एम। यहाँ से v बाहर निकाल लो, cos थीटा इंटू डी टी 0 से टी एम इज इक्वल टू यू इंटू टी एम। तो इंटीग्रेशन ऑफ cos थीटा डी टी 0 से टी एम की वैल्यू u बाई वी इंटू टी एम आ जाएगी। u बाई वी इंटू टी एम, यही वैल्यू आपको नहीं मिल रहा था। देखो अब हम इसमें पुट कर सकते हैं, तो L विल बी इक्वल टू वी टी एम माइनस u, और उस पूरे इंटीग्रेशन का वैल्यू u टी एम बाई वी है।
तो L इज इक्वल टू वी टी एम माइनस यू स्क्वायर बाई वी इंटू टी एम, है ना। तो ये आपके पास एक आ गया, यहाँ से टी एम निकाल सकते हो आप। टी एम अगर कॉमन ले लोगे, टी एम कॉमन ले लोगे, दिस वी माइनस यू स्क्वायर बाई वी, दिस एल विल बी इक्वल टू टी एम इंटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई वी। तो यहाँ से टी एम आ जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, सॉरी, टी एम विल बी इक्वल टू एल इंटू वी डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। दिस इज द टाइम ऑफ मीटिंग। इतने समय के बाद जो कुत्ता है वो बिल्ली को पकड़ लेगा। देखो अगर तुम ध्यान से देखो, हम वही सारे स्टेप्स कर रहे हैं। क्या हम उसी तरीके का स्टेप्स इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी के लिए किए थे? आराम से आप इंटीग्रेट करके इसको सॉल्व कर लेना, हम कर नहीं रहे। ठीक है, यहाँ पे अगर तुम ध्यान से देखो तो ये टीएम है ना। टीएम कैसे निकालते थे? मिलने का समय इज ऑलवेज गवर्न बाई डी आर बाई डी टी, बस डी आर बाई डी टी को इंटीग्रेट कर दिया। बस फर्क यहाँ पर इतना है कि पिछले क्वेश्चन में डी आर बाई डी टी जब इंटीग्रेट हुआ था तो चीज़ें बड़ी ईजी थी, है ना। लेकिन यहाँ पे डी आर बाई डी टी में एक ऐसा टर्म आ रहा है जिसको आप इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे। तो इसको निकालने के लिए हमने दूसरा एनालॉजी लगाया कि जब ये कैट और डॉग एक समय पर मिलेंगे तो इनका हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट बराबर होगा और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट एल होगा। बस उसी चीज़ को हमने इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिख दिया और अपना इंटीग्रेशन कॉस थीटा डी टी जीरो से टी एम की वैल्यू यहाँ से निकाल ली और ऊपर में पुट कर दी। ये चीज़ आ गया। देख लो अच्छे से, कोई डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, ठीक है, ये तो कर लोगे। अगर तुम्हारी v और u सेम हो जाए, मतलब मैग्नीट्यूड दोनों का सेम हो जाए, तो ये tm टेंड्स टू इन्फिनिटी हो जाएगा। इसका मतलब है tm टेंड्स टू इन्फिनिटी कहने का मतलब कि कभी भी ये इसको पकड़ नहीं पाएगा, है ना। डॉग विल नेवर बी एबल टू कैच द कैट, है ना। इसका मतलब अगर डॉग को पकड़ना है, अगर डॉग को कैच करना है कैट को, तो उसकी वेलोसिटी v शुड बी ग्रेटर देन u, है ना। उसकी वेलोसिटी v शुड बी ग्रेटर देन u, है ना। डॉग की जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है वो कैट के वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि अगर ये बड़ा होगा तो ही आपका कुछ फाइनाइट टाइम आएगा, है ना। तो आप उस समय के बाद वो उसको पकड़ लेगा। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा चीज़ है, इसको हम लोग आगे लेके बढ़ेंगे थोड़े समय के बाद। पहले एक्सेलरेशन वगैरह निकाल लेते हैं, फिर हम लोग एक इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन इसी केस पर बनाएंगे आगे। ठीक है, अभी तो मिल गया। एक बार तुम अच्छे से ये वाला चीज समझ लो, है ना, ये वाला, फिर आगे बढ़ते हैं। हड़बड़ाना नहीं है बाबू, सब अच्छे लेवल के, बहुत अच्छे लेवल के प्रॉब्लम्स हैं, ओलंपियाड लेवल के प्रॉब्लम्स हैं, जेई एडवांस लेवल के प्रॉब्लम्स हैं, प्लस प्लस लेवल के प्रॉब्लम्स हैं। इनको अच्छे से देखो कैसे करोगे।
ठीक है, चलो अच्छे से देखो बाबू, है ना, चीज़ें बहुत अच्छे लेवल पे चल रही हैं। अब तुमको निकालना है फिर एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की बात अगर की जाए तो फिर आपका AT जो है वो ज़ीरो होगा, लेकिन आपका AC जो है वो ज़ीरो नहीं होगा, क्योंकि कैट की वेलोसिटी u हमेशा कांस्टेंट है, डॉग की वेलोसिटी जो मैग्नीट्यूड है v कांस्टेंट है, लेकिन डॉग का जो डायरेक्शन है वो चेंज कर रहा है। ठीक है, तो अगर तुम थोड़ा एनालाइज करो सिचुएशन को कि किस तरीके का चीज़ है, तो तुमको और बेटर समझ में आएगा। ठीक है, ये यहाँ से कुछ, हेयर इज योर कैट, और यहाँ पर आपका है डॉग। ठीक है, कुछ समय के बाद कैट जो है वो यहाँ आ जाएगा, तो डॉग की वेलोसिटी जो है वो इस डायरेक्शन में हो जाएगी, पहले इस डायरेक्शन में थी v, अब इस डायरेक्शन, इस छोटे से एंगल को हम कुछ d थीटा मान लिया था तो d अल्फा मान लेते हैं। थीटा पहले मान लिया ना, थीटा दूसरा एंगल था, इसलिए हम इस एंगल को d अल्फा मान लेते हैं। तो आपको नहीं लगता कि ये आपका इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर है, ये फाइनल वेलोसिटी वेक्टर है, तो दिस विल बी फाइनल वेलोसिटी वेक्टर माइनस इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर, एंड दिस विल बी 2 इंटू वी इंटू साइन ऑफ d बीटा बाई dt। सेम सेम अप्रोच। ये बहुत, ये तो जितना बड़ा मैंने दिखा दिया उतना बड़ा है नहीं, बहुत छोटा। डी थीटा डी चीजें, डी वाली चीजें हमेशा बहुत छोटी होती है, dx dy dz d थीटा डी हाथी डी घोड़ा, सब बहुत छोटा है। तो एक्सेलरेशन विल बी 2v साइन d बीटा बाई, एक मिनट, dt कैसे भाई, d बीटा बाई 2 ना, हम भी पागल ही हैं। और ये 2 डिवाइडेड बाई dt, दिस इज dv बाई dt, एक्सेलरेशन इज dv बाई dt, दिस इज dv चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, अब ये एंगल बहुत छोटा होगा तो तुम समझ रहे हो, तो हम इसको लिख सकते हैं 2v d बीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई dt। तो 2 से 2 कट जाएगा, दिस विल बी v इंटू डी बीटा बाई dt। अब तुमको d बीटा बाई dt निकालना होगा। अच्छा एक बात बताना, ठीक है, ये जो डिस्टेंस है l है, ये जो डिस्टेंस है ये l है, लेकिन ये एंगल अगर बहुत छोटा है, मतलब जीरो, मतलब 0.0000001 डिग्री टाइप का अगर ये एंगल है, तो अप्रोक्सीमेटली ये भी एल ही होगा। तो इस लेंथ को हम क्या लिख सकते हैं बताओ? दिस इज एल कॉस डी बीटा बाई 2, एंड दिस विल बी एल साइन डी बीटा बाई, एल साइन डी बीटा, सॉरी डी बीटा बाई डी बीटा, अरे भगवान हे प्रभु बचा ले यार। जैसे चलो इसको बीटा हर जगह लिख दिया, तो इसको इसको डी बीटा ही मान लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका L इंटू साइन डी बीटा। देखो ना, दिस इज L कॉस थीटा एंड दिस इज L साइन थीटा, तो ये L साइन थीटा हो गया। अच्छा, कैट की जो वेलोसिटी है वो u है, तो dt टाइम में ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, u इंटू डी टी। अगर कैट के रेस्पेक्ट में देखा जाए तो यहाँ से यहाँ तुम dt टाइम में गए, तो कैट कितना डिस्टेंस कवर करेगा, u इंटू डी टी, है ना, और ये डिस्टेंस भी l है, तो दिस विल बी l cos d बीटा, दिस विल बी l sin d बीटा। अब ये एंगल बहुत छोटा है, तो तुम इसको l इंटू डी बीटा भी लिख सकते हो। दैट मीन्स l इंटू डी बीटा भी वही है और u इंटू डी टी भी यही है, तो d बीटा बाई डी टी मिल गया। d बीटा बाई डी टी इज u बाई l, है ना, u और l दोनों कांस्टेंट है, दिस इज कांस्टेंट, यहाँ डाल दो, एक्सेलरेशन मिल जाएगा v इंटू यू बाई एल। तो एक्सेलरेशन जो है वो यू वी यू बाई एल है। इस बार ये कांस्टेंट आ रहा है क्योंकि इसमें कोई भी वेरिएबल वाला टर्म नहीं है। वी कांस्टेंट, यू कांस्टेंट, एल कांस्टेंट। इस बार जो डॉग का जो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन है, डॉग जिस एक्सेलरेशन के कारण डायरेक्शन चेंज कर रहा है, दैट इज कांस्टेंट। देख लो अच्छे से, सेम वही काम किया है जो उधर किया था। एक इस वाले पार्ट को छोड़ के, है ना, इस वाले पार्ट को छोड़ के जो चीजें थोड़ी सी नई थी आपके लिए, बाकी मैंने हर बार वही किया है जो पीछे इक्विलैटरल ट्रायंगल वाले में किया था, है ना। एक बार आप अच्छे से देख लो पहले इसको। इन सारी चीजों को बाबू घर पे पहले कम से कम 2 बार 3 बार अच्छे से पढ़ो, रफ कॉपी उठाओ और खुद से करने की कोशिश करो, तब आप सीखोगे। आप देख देख के ये सब इस लेवल के प्रॉब्लम्स नहीं सीख सकते।
इससे मिलता जुलता प्रॉब्लम ना एक पाथ फाइंडर में है, इससे मिलता जुलता प्रॉब्लम एक पाथ फाइंडर में है, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग सा प्रॉब्लम है, उसको भी तुम ट्राई करना है ना, इजी अप्रोच से बनाने की कोशिश करना। हेलो हेलो हेलो, देख लो एक बार अच्छा से। चलो, अब इस वाले केस को ना हम इसी क्वेश्चन में एक अलग सा केस बनाते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पर, ये हो गया क्वेश्चन आपका पूरा खत्म हो गया। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर हम ये निकालने की कोशिश करें, है ना, अगर हम इस बात को निकालने की कोशिश करें कि अगर v इक्वल टू यू हो जाए, तो आपको तो पता है कि आपका तो मीटिंग टाइम इनफाइनाइट हो जाएगा, और मीटिंग टाइम इनफाइनाइट होने का मतलब कि वो एक्चुअली कभी मीट नहीं करेगा। तो ऐसे केसेस में आपसे पूछा जाएगा, याद करो जब हम लोग पहले भी रिलेटिव मोशन करते थे तो हमने ये पढ़ा था कि अगर हम कभी कोई चीज़ मीट नहीं करता, किसी चीज़ से कोलाइड नहीं करता, तो आप उनके बीच का क्या निकालते हैं? मिनिमम डिस्टेंस। क्या निकालते हो बोलो? मिनिमम डिस्टेंस। तो अगर हम यहाँ पर एक स्पेशल केस ले लें, इफ u इज इक्वल टू v, अगर u v के बराबर है तो आपका जो मीटिंग टाइम है वो तो इनफाइनाइट है। इसका मतलब आप इस केस में हमको डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच बताइए। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच बताइए। देखो सिचुएशन किस तरीके का होगा, डायग्राम तो वैसा ही बनेगा, इसमें कुछ बहुत ज़्यादा चेंज आएगा नहीं। दिस इज योर कैट एंड दिस इज योर डॉग, ठीक है। इसकी वेलोसिटी वेक्टर इस डायरेक्शन में और इसकी इस डायरेक्शन में इनिशियली है यू वी, लेकिन ऐसा जाएगा। मान लेते हैं किसी लेटर टाइम टी पर बहुत दूर पर इन दोनों के बीच का ये डिस्टेंस मिनिमम है, इसको हम डी मिनिमम लिख लें, डी एम, डी मिनिमम, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें तो वैसे ही रहेंगी बाबू, इसके में तो कोई चेंज आएगा नहीं। ऐसा मान लेते हैं, सॉरी, ऐसा मान लेते हैं यहाँ पे है, ये यहाँ पर है, वही 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 डायग्राम बना रहे हैं। इसकी वेलोसिटी तो u इधर रहेगी, लेकिन इसकी वेलोसिटी v इधर रहेगी। इसके दो कंपोनेंट आएंगे, एक ऐसा एक ऐसा, इसके भी दो आएंगे, एक ऐसा एक ऐसा। ये थीटा है, दिस विल बी u cos थीटा, सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है, सारा डेटा सेम है। ये भी थीटा हो जाएगा, दिस विल बी v cos थीटा, दिस विल बी v sin थीटा, और इनके बीच का ये डिस्टेंस r और ये l है ना। बहुत समय के बाद क्या होगा, है ना, बहुत समय के बाद क्या होगा कि ये जाते 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 इस पर पहुंच जाएगा, है ना, यहाँ पर पहुंच जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जब वो पहुंच जाएगा बाबू, तो देखना क्या होगा, इसकी मैग्नीट्यूड वेलोसिटी v कांस्टेंट है, और इसकी मैग्नीट्यूड वेलोसिटी u जो है वो कांस्टेंट है ना जय, और ये हमेशा इसके तरफ ही भागेगा, डायरेक्शन हमेशा इसके तरफ होगा। पहले ये इससे नीचे था तो ये कर्व पाथ पे जा रहा था, लेकिन अगर ये डॉग यहाँ पर पहुंच गया, दिस इज डॉग दिस इज कैट, अगर यह डॉग यहाँ पर पहुंच गया तो इसकी मैग्नीट्यूड तो फिक्स है, और कैट, अब कैट हमेशा हॉरिजॉन्टली भागेगा और इसकी वेलोसिटी हमेशा उसके मोशन के डायरेक्शन या उसके तरफ ही होगी, तो ये भी हॉरिजॉन्टल भागेगा। मतलब इस पॉइंट के बाद वंस द डॉग रीचेस द हॉरिजॉन्टल लेवल, उसके बाद वो अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा,
डायरेक्शन विल डायरेक्शन ऑफ डॉग will not change will not change thereafter। उसके बाद डॉग अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा, क्योंकि कैट सीधा ही भागेगा तो ये भी इसके तरफ ही भागेगा। अच्छा, दोनों का वेलोसिटी भी कांस्टेंट है ना, मतलब ये v से भागेगा तो ये u से भागेगा, है ना, इसका मतलब इनके बीच का ये रिलेटिव सेपरेशन भी इसके बाद घटेगा नहीं, तो ये d मिनिमम भी इसके बाद सेम ही रहेगा। किसी भी समय पर ये दोनों के बीच का डिस्टेंस सेम रहेगा। तुम 20 के स्पीड से भागते जाओ, हम 15 के स्पीड से भागते जाएं, है ना, ये चीज है। तो मिनिमम सेपरेशन यहाँ पे इस तरीके से डी मिन निकालना बहुत समय के बाद कहीं होगा इस तरीके से, तो मान लेते हैं कि बहुत समय के बाद ये इनके बीच का मिनिमम सेपरेशन है। ठीक है, तो बाकी तो चीजें वैसे ही लिखी जाएंगी, माइनस ऑफ डी आर बाई डी टी विल बी वी माइनस यू कॉस थीटा, यू कॉस थीटा, और आपका जो माइनस ऑफ डी थीटा बाई डी टी है वो यू साइन थीटा। ठीक है, चलो इसको ले लो, माइनस ऑफ डी आर बाई डी टी विल बी वी माइनस यू कॉस थीटा, minus of dr will be equal to v minus u cos theta into dt। इंटीग्रेट मारी, टाइम t इज इक्वल टू 0 पे दोनों के बीच का डिस्टेंस l है, और किसी लेटर टाइम t इज इक्वल टू t 1 मान लो, d मिनिमम है। टी एम नहीं लिख रहे क्योंकि टी एम हम ऑलरेडी मीटिंग के लिए लिखते थे, ठीक है। तो दिस विल बी एल माइनस डिस्टेंस मिनिमम इज इक्वल टू ये इंटीग्रल v इंटू डी टी माइनस यू इंटू इंटीग्रल कॉस थीटा इंटू डी टी, दिस विल बी 0 से t1, दिस विल बी 0 से t1। ठीक है, एल माइनस डी एम, तो ये तो v इंटू टी वन आ जाएगा माइनस, अब ये क्या होगा देखो, फिर इस चीज़ की वैल्यू आपको डिस्टेंस वगैरह को इक्वेट करके निकालनी पड़ेगी, तो आप फिर इक्वेशन लिख सकते हो। ठीक है, देखो हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ v कॉस थीटा इंटू डी टी 0 से लेकर के t1 तक, ये कितना होगा। देखो यहाँ से यहाँ तक का ये जो पूरा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है इस जगह से लेके इस जगह तक का, ये हो जाएगा तुम्हारा u इंटू टी वन। ठीक है, तो डॉग तो यहीं तक पहुंचा है और ये डी मिनिमम है, तो हम इसको लिख सकते हैं u इंटू टी वन माइनस डी मिनिमम। चेक करो, ये पूरा u t1 है, डॉग तो यहीं तक पहुंचा, तो 0 से t1 टाइम ये पूरे चीज का वैल्यू बस इतना डिस्टेंस आएगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक d तक का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आएगा, क्योंकि ये इस बार इससे मीट नहीं कर रहा, ये इससे d मिनिमम पहले ही है ना, तो ये पूरे इंटीग्रेशन की वैल्यू यहाँ से यहाँ d तक की होगी, तो ये डिस्टेंस को u इंटू टी वन माइनस डी एम लिखा जा सकता है। ठीक है, और v साइन थीटा डी टी तो है, ये तो 0 से t1 टाइम में l ही होगा, क्योंकि वो एक ही हॉरिजॉन्टल लेवल पर तो आ ही जाएंगे। तो यहाँ से तो तुम इसको क्या लिख सकते हो बाबू, थोड़ा v बाहर निकाल लो, तो यहाँ से इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा इंटू डी टी 0 से t1 विल बी इक्वल टू u इंटू टी वन माइनस डी मिनिमम डिवाइडेड बाई v, है ना, तो दिस विल बी u इंटू u टी वन माइनस डी एम डिवाइडेड बाई v, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, इसको इसको ये चीज़ कैसे करोगे इसको बताओ। अब तो सॉल्व करो, यहाँ से टी एम निकालो, मतलब बताओ डी मिनिमम कितना आएगा, बताओ डी मिनिमम कितना आएगा।
देख लो अच्छे से इस अप्रोच को देखो। ये वाला चीज़ फिर मैंने लिखा है। इस बार ध्यान रखना u इक्वल टू वी है ना, तो ये बहुत इजी कैलकुलेशन है, u और v बराबर है ना बाबू। अरे तो यार ये और ये कट जाएगा, तो L माइनस डी मिनिमम इज विल बी इक्वल टू v इंटू टी वन या u इंटू टी वन माइनस u इंटू टी वन प्लस डी मिनिमम, तो ये तो कट जाएगा। अरे v और u सेम ही है, v इज इक्वल टू u है, तभी तो वो केस निकाल रहे हैं कि बहुत इनफाइनाइट टाइम पर मिलेंगे। L माइनस डी एम विल बी इक्वल टू डी एम, तो डी एम कितना आ जाएगा यहाँ से L/2। दिस इज द मिनिमम डिस्टेंस, ये इनके बीच का मिनिमम डिस्टेंस है, ये इनके बीच का मिनिमम डिस्टेंस है। ठीक है, ये एसी का बस एक्सटेंशन है ना, एसी वाले पार्ट का ये थोड़ा सा एक्सटेंशन है कि टाइम ये आ रहा था, अगर वी यू बराबर हो जाए तो मीटिंग टाइम तो बहुत ज़्यादा होगा, तो जब कभी भी कोई चीज़ मिलती नहीं है तो आप उनके बीच के मिनिमम डिस्टेंस को निकालने की कोशिश करते हो, तो आप इस तरीके का अप्रोच लगा सकते हो। देख लो, ये चीज़ अगर बाबू आपको लिखने आ रहा है ना, ये वाला पार्ट, दिस होल थिंग, ये वाला पार्ट, क्योंकि तुम इस चीज को इंटीग्रेट नहीं कर पाओगे, क्योंकि थीटा तुमने अपने मन से माना है, और यहाँ इंटीग्रेट तुमको टाइम के रिस्पेक्ट में करना है, और तुमको थीटा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम पता नहीं है। उसको निकालने से बेटर है कि इस छोटे से डिस्टेंस वाले कॉन्सेप्ट को यूज करोगे, तो आपका कैलकुलेशन बहुत ईजी भी रहेगा और आप आराम से बना भी सकते हो। ठीक है, क्लियर है ये चीज। चलो, अच्छे से देख लो, ये वाला प्रॉब्लम भी पूरा आपका ये प्रॉब्लम ही था, क्वेश्चन था ये। एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट बचा है, फिर काइनेमेटिक्स आपका खत्म, आज कंप्लीट ही करा देते हैं। अब उसके लिए छोड़, थोड़े से 10-15 मिनट के लिए नेक्स्ट क्लास क्या लेंगे, है ना। चेजिंग इन अ सर्कल, तुम पहले इसको देख लो अच्छे से, फिर उसको करेंगे। ठीक है, देख लो अच्छे से देखो। ये वाला जो पार्ट है बस उसी का एक्सटेंशन है, v इक्वल टू यू का केस है ये। डेटा भी कितना सुंदर आ रहा है देखो, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं, कोई कैलकुलेशन बहुत डिफिकल्ट नहीं।
आप ये वाला पार्ट समझ गए ना। जैसे ही ये डॉग इसके हॉरिजॉन्टल लेवल पर पहुंच जाएगा, इसके बाद इसके तो पास तो यही कंडीशन है कि इसको हमेशा कैट को देख के दौड़ना है ना। और कैट इससे यहाँ पर कुछ डिस्टेंस आगे होगा, दोनों की वेलोसिटी भी इस केस में सेम हो गई। ये 10 से भाग रहा है, ये 10 से भाग रहा है। देखो, अगर तुम्हारा दोस्त आगे 10 के स्पीड से भाग रहा है और तुम उसके पीछे हो, 20 मीटर तुम उससे पीछे हो, और तुम भी 10 मीटर के स्पीड से भाग रहे हो, तो तुम जीवन में कभी उसको पकड़ नहीं पाओगे। तुम्हारे बीच का मिनिमम डिस्टेंस वही हो गया। इसका मतलब आपको समझ जाना है कि इनके बीच का ये मिनिमम डिस्टेंस तब होगा जब ये स्ट्रेट लाइन पर आ जाएंगे, है ना। जब ये सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर आ जाएंगे, तब इनके बीच का डिस्टेंस मिनिमम होगा। और क्योंकि इनकी स्पीड कांस्टेंट है, मान लो डॉग इसे 10 मीटर पीछे है और ये दोनों एक ही स्पीड से दौड़ रहे हैं, तो कभी भी डॉग इस कैट को नहीं पकड़ पाएगा। हाँ, वो 10 मीटर से भागेगा, ये भी 10 मीटर पर सेकेंड से भाग रहा है, तो इनके बीच का जो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट है या डिस्टेंस है, वो कभी जीरो नहीं होगा, वो कभी उसको पकड़ नहीं पाएगा। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन करते हैं लास्ट। इसको आप हेडिंग डाल सकते हो, चेजिंग इन अ सर्कल। आपके पास एक सर्कल है, ये इस सर्कल का सेंटर है। यहाँ पर एक पार्टिकल पी है, ठीक है, जिसका वेलोसिटी वेक्टर इस डायरेक्शन में कुछ दिया गया है, मान लेते हैं कुछ v0 दिया गया है। और यहाँ सेंटर पर एक दूसरा पार्टिकल है जिसकी वेलोसिटी वेक्टर इस डायरेक्शन में है कुछ ऐसे, दिस इज से u। ठीक है, मतलब एक पार्टिकल है जो सर्कल के सरकमफ्रेंस पे भागेगा, और एक ये जो पार्टिकल है, ये इसको इसको पकड़ना है ना। तो मान लो कि ये ऐसे ऐसे, ये तो हमेशा ऐसे भागेगा, ये इसके तरफ भागेगा, कहीं पर जाकर ये इसको पकड़ लेगा। ठीक है, कंडीशन इस बार ये नहीं है कि इसका जो वेलोसिटी वेक्टर है वो हमेशा इसके तरफ है, नहीं, इसमें कंडीशन, क्योंकि इसमें कंडीशन कुछ और है। इस पे कंडीशन तुमको ये दिया गया है कि एट एनी टाइम इसको तुम पार्टिकल कुछ p1 मान लो, इसको कुछ पार्टिकल p2 मान लो। एट पार्टिकल, ये क्या बंद कैसे हो गया भाई। प्लीज हो जा, प्लीज हो जा। ये क्यों पॉज हो गया।